अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 25 दिसंबर 2020 और जुम्मा का दिन है आज। आज जो गुज़िश्ता 24 घंटे में जो अमवात हुई हैं वो हैं 85 और जो गुज़िश्ता 24 घंटे में इन्फेक्शंस हैं वो यानी जिन लोगों को कोरोना हुआ है और उनका पीसीआर पॉजिटिव आया है और वो हुकूमत के डाटा में शामिल हुए हैं वो है 2152। कल जब मैंने वीडियो बनाई और मैंने लोगों को अपडेट किया कि गुज़िश्ता 24 घंटे के बारे में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की एक कंफर्म्ड एक वेबसाइट है वहाँ से ये डाटा लेता हूँ और वो मोस्टली सुबह 8 बजे अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन जब दोपहर को मैंने देखा तो वो डाटा एक बार फिर अपडेट हुआ था और उसमें जो अमवात हैं वो 111 थी और ये जो सेकेंड वेव है उसमें ये सबसे ज़्यादा होने वाली अमवात हैं। इससे पहले 105, 107 के करीब हुई हैं और आपको पता है कि जो फर्स्ट वेव है उसके अंदर 150 तक अमवात हुई थी। तो बदकिस्मती से ये जो गुज़िश्ता यानी परसों की मैं बात कर रहा हूँ कि उस 24 घंटे में 111 अमवात हुई हैं, जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली बात है, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन वाली बात है कि जो इतनी कीमती जाने हैं उनको जाना पड़ा दुनिया से कोविड की वजह से। तो ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इसका हल क्या है। ये जो कोविड है अब इसका क्या हल है कि हमारी इस वबा से जान छूटे, हम इस वबा से निकलें और जैसे 2020 ख़त्म हो रहा है तो ये 2020 अपना ये जो तोहफ़ा है ये भी साथ लेके जाए। दोस्तों इसकी ऑप्शंस हैं 3, A, B और C। तो इसके अलावा कोई हल नहीं है। ऑप्शन ए है वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी है वैक्सीनेशन, ऑप्शन सी है वैक्सीनेशन। क्योंकि दोस्तों जब तक हम इस जो कोरोना वायरस का R0 जिसको हम बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कहते हैं उसको 1 से नीचे नहीं लाएंगे ये वबा नहीं जाएगी यहां से। पहले हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे। एक होता था कि हम एक नेचुरल या हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं, हम एसओपीज़ को फॉलो करें और फिर अगर जब कभी वैक्सीन आती है तो फिर हम उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि एसओपीज़ बहुत इफेक्टिव नहीं रहती, लेकिन हमने उनको फॉलो करना है। और नेचुरल जो तरीका है वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसका जो R0 है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है या आम लोगों के समझने के लिए है कि जब एक शख्स कितने लोगों को ये इन्फेक्शन दे सकता है, तो वो इसका काफ़ी ज़्यादा है। वो इसका है 3.28 से लेके 5.7 तक, यानी एक शख्स 3 से 5 लोगों को ये वबा, ये इन्फेक्शन, ये वायरस दे सकता है। तो अगर हम नेचुरल की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को कम वक्त में बहुत नुकसान हो सकता है, जैसा कि हमने 111 अफराद को दुनिया से जाते हुए देखा है। तो स्वीडन भी ये करके भुगत चुका है। तो फिर पीछे क्या हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं? वैक्सीनेशन के अलावा अभी बात कर रहा हूं, वो बचते हैं कि एसओपीज़ को फॉलो करना। लेकिन जो कोई भी वायरस फैलता है उसके पास ये जो सांस की नाली के वायरस होते हैं कि या तो ड्रॉपलेट्स का ऑप्शन होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहते हैं, या उसके पास ऑप्शन होता है एरोसोल का। एरोसोल में और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में ये फर्क है कि एरोसोल बहुत छोटे होते हैं, 5 माइक्रोमीटर से कम। तो अगर कोई चीज एरोसोल से फैलती हो तो उसके चांसेस ये हैं कि एसओपीज को फॉलो करने के बावजूद वो फैलेगी ज्यादा, और यही हो रहा है कोविड को लेके। अब दूसरी जो मिसाल है वो मीजल्स की है कि वो भी आरएनए वायरस है कोरोना की तरह, और वो भी एरोसोल से फैलता है और उसका जो R0 है वो 12 से 18 है, यानी एक शख्स ऑन एवरेज तकरीबन 15 लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। तो फिर हमने कैसे काबू डाला उसके ऊपर हमने डाला काबू वैक्सीनेशन से, क्योंकि हमारी खुशबख्ती कि उसकी जो वैक्सीन 1950 में इस्तेमाल हो रही थी आज भी वही इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट नहीं किया। अगरचे इसका R0 ज्यादा है, अगरचे ये एरोसोल से, यानी जो बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हवा में मुअल्लक रहते हैं, ठहरे रहते हैं आधे घंटे तक, उससे फैलता है। लेकिन क्योंकि एक वैक्सीनेशन काम कर गई तो इस मीजल से हम बचे हुए हैं और हमारे बच्चे बचे हुए हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा भी एक आरएनए वायरस है कोरोना की तरह,
और इसका जो R0 है, जो इसका बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है, वो है 1.24 से लेके 2.8 तक, यानी 1 से ज्यादा है। तो हर साल ये क्योंकि म्यूटेट होता है, तो हर साल हमें एक वैक्सीन बनाना पड़ती है, और उस वैक्सीन को लगा के हम किसी हद तक लोगों को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि वो वैक्सीन इफेक्टिव होती है तकरीबन 40 से 60% या ऑन एवरेज 50% उसकी एफिकेसी है। तो हमें उसकी म्यूटेशंस की वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं एक आखिरी मिसाल दूं कि जो SARS-1 आया था, उसका जो R0 था वो दोस्तों था 0.19 से लेके 1.08 तक, यानी 1 या उससे कम था। तो जिसकी वजह से मुमकिन हुआ कि 774 अमवात के बाद वो जान छोड़ गया हमारी। लेकिन जो SARS-CoV-2 है, इसका एक तो जो R0 है वो बहुत ज्यादा है, दूसरा इसकी जो वैक्सीन है, जो जाहिर है कि वो अभी तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब से पहले वैक्सीन नहीं अवेलेबल थी। तीसरा ये कि एरोसोल जो है उसके थ्रू, यानी छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके थ्रू ये फैलता है। और फिर ये है कि जो म्यूटेशंस हैं वो इसमें हो रही हैं अब, और इसकी म्यूटेशंस होने में बहुत हद तक हमारा भी रोल है। आप लोगों को याद होगा कि मैं बहुत ज्यादा कन्विंस था कि जो वैक्सीन्स हैं, मैंने एक मिसाल दी थी कि फलां मुल्क में वैक्सीन्स यूज हो रही हैं, तो पाकिस्तान को या बाकी मुल्कों में चाहिए कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन को इस्तेमाल शुरू करें। जिस पे दोस्त मेरी वीडियोस को रिपोर्ट करते थे, वो हटा दी जाती थी। यूट्यूब मुझे काफी ज्यादा वार्न करता था। तो अब क्या हुआ है कि हमने इस वायरस को सर्दियों तक आने का मौका दिया, और ये जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, जैसे पहले भी काफी दफा बात हो चुकी है कि विंटर इनके लिए बेहतरीन सीजन होता है फैलने के लिए, क्योंकि तमाम लोगों के रवैये तब्दील हुए होते हैं, लोग करीब करीब होते हैं, वेंटिलेशन होती नहीं है, हाथ धोने की रूटीन बहुत कम हो चुकी होती है। परफेक्ट रेसिपी होती है इसकी कामयाबी की। और जितना ज्यादा ये वायरस जो है, जिसका R0 जो है वो 3.28 से लेके 5.7 तक हो, उसको मौका मिलता है एक से दूसरे शख्स में जाने का। तो इस वायरस के अंदर सिर्फ एक ही खूबी है, जो इसके लिहाज से जाहिर है कि खूबी है, कि ये बहुत तेजी से फिर रेप्लिकेट करता है, ये तकसीम दर तकसीम होता है। और जब ये रेप्लिकेट होता है तो ये फिर अपनी कॉपीज जब बनाता है, तो उस दौरान इसमें तब्दीलियां आती हैं, जिसको हम म्यूटेशंस कहते हैं या स्ट्रेन्स कहते हैं। और अब क्योंकि वो स्ट्रेन किसी हद तक खतरनाक हद तक इसकी स्पाइक प्रोटीन तक में आ रही हैं, और उनकी तादाद ज्यादा हो गई है, क्योंकि बहुत तेजी से ये लोगों में फैला है, तो उसके बाद ये अब खतरा पैदा होता जा रहा है कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मसला बनेगा आने वाले दिनों में। तो इसका हल सिर्फ वैक्सीनेशन है। सबसे बड़ा डर क्या है आप लोगों को कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट आ सकते हैं। बिल्कुल, ये 100% जेन्युइन एक कंसर्न है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि कोई भी हुकूमत, जैसे अभी पाकिस्तान में 111 अफराद जो हैं वो परसों डेथ हुई हैं, आज जो है लास्ट 24 आवर्स में 85 की डेथ हुई है। पिछले 1 से 2 हफ्ता का डाटा लें, देखें कि वो लोग मेल ज्यादा थे, फीमेल थी, उनकी उम्र क्या थी, कैटेगरी, उनको क्या क्या बीमारियां थी, और एक रिस्क ग्रुप क्रिएट करें। और वो जो रिस्क ग्रुप है पाकिस्तान का, सबसे पहले इमरजेंसी बुनियादों पर उनके लिए वैक्सीन मंगवा के लगाई जाए। क्योंकि अगर आप उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा सकते जो लोगों तक वायरस लेके जा सकते हैं, तो कम से कम आप उन लोगों को जरूर जल्दी से वैक्सीन लगाएं, या उनको ये ऑप्शन दें कि जिनको नुकसान पहुंच सकता है इस वायरस की वहां तक मुंतकिली का। तो ये एक आसान हल है, ये एक तरीका है। कनाडा ने मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसकी इजाज़त दे दी है। वहाँ पे जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को, आबादी उनकी जितनी भी है, लेकिन 4 से 5 गुना ज़्यादा वो वैक्सीन पहले ही एक्वायर कर चुके हैं। सेंट्रल और साउथ अमेरिका के बहुत सारे मुल्कों में वैक्सीनेशन कल से शुरू हो चुकी हैं। तो ये ही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं नज़र आ रहा इस पेंडेमिक से निकलने का। और इसी दौरान आप लोग दुआ करें कि वैक्सीन जो लगेंगी कि उनके साइड इफेक्ट ना आए, जो कि अभी तक कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आए हैं। वैक्सीन लगने के तकरीबन 1.5 महीने के बाद लोग जाके उससे प्रोटेक्टेड होते हैं, इम्यून होते हैं। ये पूरा एक लंबी बात है, मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर समझते हैं किसी को फायदा हो सकता है शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।